तो हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। मैं इस वीडियो में एएफएम के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, किस तरीके से मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, आप कैसे स्कोर करेंगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम उदित सिंह है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैंने सीए फाइनल में 7 में से 5 सब्जेक्ट्स में अंदर एग्जामिशन को स्कोर किया है। इवन 80+ मार्क्स में मेरे आए हैं। एंड सीए इंटर में मैंने 4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन को स्कोर किया है। 70+ मार्क्स उसमें भी रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जैसे मैंने कि एडवांस ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट आया और करीब करीब वो वीडियो 20,000 व्यूज़ उसके क्रॉस हो चुके हैं। तो अगली उसी के कंटिन्यूएंस में मैं आज एएफएम को लेके वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसमें मैं पूरा एएफएम आपके लिए डिकोड करूँगा, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी। अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट कर दी तो डेफिनेटली एग्जामिशन तो पक्की है। और आपकी तैयारी और अच्छी हुई तो फिर 70-80 नंबर, 100 नंबर भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए एएफएम के अंदर? तो मैंने 86 मार्क्स स्कोर किए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 86 मार्क्स स्कोर किए हैं। एमसीक्यू में 30/30 और 70 में से 56। 56 मार्क्स क्यों आए और 14 नंबर कहाँ कट गए, उसके ऊपर भी आगे डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और मेरी अप्रोच क्या थी इस सब्जेक्ट को लेकर, और इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मे भी वीडियो लंबी हो सकती है 8-10 मिनट की, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि अटेम्प्ट आपका है। तो इधर 8-10 मिनट देने से आप अपने 6 महीने बचा सकते हैं, तो फिर ये बेटर रहेगा। तो अब इस वीडियो को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एएफएम की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहने वाली है। एक आप नोटबुक बना लीजिए, फॉर्मूला वगैरह उसी में लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट उसी में रख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये भी उसी में लिखेंगे, और क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है ये भी उसी में लिखेंगे। सपोज कोई क्वेश्चन बीटा से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो भी उसमें लिखेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें बीटा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, सिंपल सी बात है। एक कॉपी आपकी रहेगी, थोड़ा मोटा रजिस्टर लीजिएगा उसी के अंदर, और इतना मोटा ले लीजिएगा 100-150 रुपए का आराम से आ जाएगा जो भी। और एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक लेना थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि आरटीपी वगैरह का आप अलग अलग कंपाइलेशन लेंगे, बहुत सारा नोट बुक हो जाएगा, तो आपके लिए लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए। फिर अब आप एक इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो आपके आती है, लेटेस्ट आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी थी, मेरा तो मई 24 में अटेम्प्ट था तो फिर मैंने लेटेस्ट ही ऑर्डर कर लिया था, वो मॉड्यूल रखेंगे। और इतना ही मटेरियल आपके पास आएगा। तो मटेरियल आपने सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लिया। आप पढ़ाई कैसे करते हैं, मैंने किस तरीके, मैं पहले अपनी अप्रोच बताऊंगा, 2-3 मिनट डिस्कस करूंगा, देन आपकी अप्रोच क्या होगी उस हिसाब से मैं चीज़ों को बताऊंगा। तो मेरी अप्रोच ये थी कि सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बैंक ले लिया और मेरी मॉड्यूल मेरे पास में थी। सबसे पहले ये था, मैंने किया कि मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बैंक में येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए। बाकी जो भी क्वेश्चन थे रेस्ट वो आरटीपी के थे, एमटीक्यू से का, फिर वो मैं करता चला गया। मुझे पता चला कि आरटीपी के एमटीक्यू का है, तो उस हिसाब से मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने चैप्टर के सबसे पहले रिवीजन वीडियोस को ओपन किया। चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखा, टीचर बता रहा था, साथ साथ मैंने उसको नोट करते हुए चला। उसके बाद उसने कहा कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर मैंने उस हिसाब से उसको नोट कर लिया। अब मैं रिवीजन वीडियो छोड़ दिया, मैंने दोबारा रिवीजन वीडियो कभी देखा ही नहीं। वो सिर्फ नोट्स बनाने तक ही रिवीजन वीडियो की ज़रूरत थी, क्योंकि बार बार रिवीजन वीडियो देखूंगा तो सारा समय रिवीजन वीडियो देखूंगा, प्रैक्टिस कब करूंगा। मेरी अप्रोच बहुत सिंपल थी, एक बार मैंने रिवीजन वीडियो देखा, या मैक्सिमम चलिए एक बार के आपके पास टाइम हो आप 2 बार देख लीजिए। बट अब ये नहीं कि आप किसी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, आप हर बार रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वैसी बात हो जाएगी कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी रिवीजन वीडियो पे आ जाएगी। अब हमारे नोट्स बन चुके हैं, अब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लगाने की अब हमारी बारी है। तो मैं क्या करता था, इधर कॉन्सेप्ट नोट को पढ़ लिया, फॉर्मूला वगैरह था, फॉर्मूला वगैरह मैंने लर्न कर लिया। डायरेक्ट फॉर्मूले के डेरिवेशन में मैं नहीं जाता था, कोई पोर्टफोलियो का फॉर्मूला कैसे बना है मुझसे मतलब नहीं है भाई। मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। फॉर्मूला जब बनाएगा, अपन पीएचडी करेंगे ना फ्यूचर में कभी, तब हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनता है। लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि हम फॉर्मूला के डेरिवेशन में जाए। फॉर्मूला जैसे है जो के तो आपको उसको याद कर लेना है, ज्यादा उसमें चेंज नहीं करना है, ज्यादा कीवर्ड नहीं चेंज करना है। जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है वैसे ही आप उसको याद कर लेंगे। और एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी अगर कोशिश करूंगा, अगर मुझे वैसे पता नहीं है कि कैसे डिस्क्रिप्शन में कॉपी वगैरह का लिंक ऐड करते हैं, पर मुझे पता चल जाएगा तो इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। मैंने सिंगल फॉर्मूला नहीं लिखा है, फिर भी मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिले। फॉर्मूला के कोई मार्क्स नहीं होते एएफएम में, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कॉपी में दिखा सकता हूँ आपको। और भी ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई हैं, और मैंने खुद ही अपने एग्जाम में ट्राई किया, उसका बेनिफिट भी मिला। तो अब इस वीडियो के कंटिन्यूस में ही आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या किया, मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। रिवीजन वीडियो को मैंने देखा, क्वेश्चन लगाया, दैट्स इट। रिवीजन वीडियो देखा, क्वेश्चन लगाया, रिवीजन वीडियो देखा, क्वेश्चन लगाया, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट बनाते हुए, फिर पढ़ते हुए। फिर क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब मैंने रिवीजन किया, फिर मैंने रिवीजन वीडियो को एलिमिनेट कर दिया। मैक्सिमम चैप्टर मैंने बिना रिवीजन वीडियो के लगाए। अब जैसे पोर्टफोलियो कभी कभी थोड़ा ट्रिकी लगने लगता था मुझे, तो फिर मैं उसकी वीडियो थोड़ी सी देख लेता था रिकॉल करने के लिए।
अब देखिए मैं हमारे पास जैसे 15 चैप्टर हैं, 3 4 5 चैप्टर हमारे थ्योरी के हो गए और बाकी सारे हमारे प्रैक्टिकल के चैप्टर हो गए। तो मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा छोटे चैप्टर से स्टार्ट करूँ और सारा जो बड़े बड़े चैप्टर है बाद के लिए डाल दूँ, तो फिर बाद के लिए आते आते मेरे लिए मोटिवेशन खत्म हो जाता था। तो मैं ऐसे करता था कि 2 छोटे चैप्टर कर लिए, एक बड़ा चैप्टर कर लिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस वैल्यूएशन कर लिया, फिर म्यूचुअल फंड कर लिया, तो बीच में डेरिवेटिव कर लिया। इस तरीके से मैंने चैप्टर को कर लिया। फिर कैपिटल बस्टिंग कर लिया, फिर कोई मतलब हेम्फाजार्ड टेक्निक थी मेरी, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं था। बट हाँ, चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट करते समय मैं छोटे चैप्टर लेके चलता था कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्या होगा कि यार मैंने पूरा एक दिन लगाया पर मेरा एक भी चैप्टर नहीं हो पाया। नहीं यार, मैंने पूरा एक दिन लगाया और मेरा 1 से 2 चैप्टर हो गया। थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम भी वहां पे चीजें मैटर करती हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। और मेरी प्रेफरेंस ये भी रहती थी कि अगर मैं किसी चैप्टर को सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज मैंने पोर्टफोलियो लगाया, तो एक बार मॉड्यूल से खोल के उसकी थ्योरी भी देख लेता था कि भाई एटलीस्ट है क्या पोर्टफोलियो में। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी भी दी हो, फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाए कि मुझे थ्योरी किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो ये तरीके से मेरी तैयारी हुई और इस तरीके से मैंने थ्योरी चैप्टर भी कवर किए, प्रैक्टिकल चैप्टर भी कवर किए। थ्योरी चैप्टर कवर करने के लिए सबसे पहले मैं जो एक स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह में जो चैप्टर आया था उसको मैंने पढ़ा। और उसमें स्टार्टअप फाइनेंस का जो चैप्टर है उसमें क्या है, आप लोग प्रिफर ये करिए कि पॉइंट वाइज जो उसमें दिए हुए हैं कि जैसे सपोज कोई हेडिंग दी, उसके नीचे 5 पॉइंट्स दिए, तो एग्जाम में उन पॉइंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। शुरुआत के 1 2 3 चैप्टर है उसमें पॉइंट वाइज चीजें कम है, तो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाइज दे देगा, तो वहां पे फिर आपको चीजें मैनेज करनी है। बाकी डिटेल में इसी वीडियो में थ्योरी में आगे बात करते हैं। तो मैं इसी तरीके से करता था। मैं नोट्स को पढ़ लेता था और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। तो इसी तरीके से मैंने 3 से 4 5 बार रिवीजन किया। हर रिवीजन में कुछ कुछ क्वेश्चंस हटाता चला गया, क्योंकि वो तो आप लोग भी हटाओगे, कुछ इजी होंगे तो आप उनको हटा दोगे। फिर एग्जाम डे के लिए क्वेश्चन मार्क करता चलता था। जैसे जैसे एग्जाम हमारा करीब आया तो मैंने आईसीआई के मॉक पेपर भी लिखे थे। मैंने 2 मॉक दिए थे, एक में मेरे 65 नंबर आए थे 65, एक में 74 नंबर आए थे। मेन एग्जाम में 86 नंबर आए थे। कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, और हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट मुझे लगता था कि जितना मैंने पढ़ा है उतने से मेरा पेपर हो जाएगा। मैंने फॉरेक्स छोड़ दिया था, फॉरेक्स वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फॉरेक्स जितनी बार भी पढ़ लेता था मैं उस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता। तो लकीली मेरे एग्जाम में फॉरेक्स आया भी नहीं था। तो इस तरीके से ही मैंने चैप्टर को कवर किया था। अब मैं किस किस टीचर से देखता था, बेसिकली बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर जिनको मैं देख लेता था। जैसे मैं पवन सर को देखता था, अजय सर को देखता था, उन लोगों से मैं चैप्टर को देखता था। और ऐसा नहीं करता था कि एक चैप्टर पवन सर से देखा, एक चैप्टर अजय सर से देखा, ऐसा नहीं करता था। एक चैप्टर के लिए मैं टीचर डिसाइड कर लिया था कि सपोज मुझे ये चैप्टर देखना है तो मैं इसी से देखना है और इसी से मुझे नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद फिर टीचर नहीं चेंज करना है, क्योंकि मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं था कि मैं एक चैप्टर 4 टीचर से देख पाऊं। तो अब मैंने किस ऑर्डर में पढ़ाई किया, ये ऑर्डर तो खैर मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया कि भाई हेम्फाजार्ड, थोड़ा सा हेम्फाजार्ड भी था और थोड़ा सा ये था कि इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हुए टफ चैप्टर की तरफ मूव करते हुए चले जाएं। आप किस ऑर्डर में पढ़ाई कर सकते हो, मेरे हिसाब से एक ऑर्डर मैंने रफली बनाया, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें। जैसे सपोज आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स ये ले सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ले सकते हैं, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन साथ में कर सकते हैं, फिर आप एडवांस कैपिटल बस्टिंग को देख सकते हैं। इस तरीके से पहले ये वाले चैप्टर कर लीजिए, और या तो थ्योरी को बाद में कर लीजिए, पर बाद में की गई चीज कभी हो ही नहीं पाती, तो थ्योरी भी बीच बीच में करते हुए चलिए। ये तो मेरा ओवरव्यू हो गया कि मैंने किस तरीके से अप्रोच रखी। फिर एग्जाम में एक अप्रोच ये भी हो सकती है आपकी कि आप सारे इजी, जैसे आपके पास सपोज टाइम कम है तो आप सारे इजी चैप्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर बड़े बड़े चैप्टर में जाइए, तो ये भी अप्रोच हो सकती है। फिर ये आपको तो अप्रोच आपको शुरू में नहीं रखनी है, अप्रोच आपको रिवीजन के समय में रखनी है कि हम किस तरीके से रिवीजन करें। शुरू में तो आपको सभी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, चैप्टर ज्यादा छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। एएफएम में सिलेबस है छोटा, अगर जो चैप्टर छोड़े उनसे 8-8 नंबर भी क्वेश्चन आ गया तो 16 नंबर का फिर आपका एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए चला ही गया, तो फिर आप रेस से बाहर भी हो सकते हैं। एग्जामिशन की आ गई है तो 50 मार्क्स फिर ना है अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बन गया। एएफएम में एक टेक्निक, एक चीज इंस्टीट्यूट का ये भी है कि रिवर्स कैलकुलेशन आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि किस फिगर से क्या क्या फिगर्स हमारे डिराइव हो रहे हैं। सपोज म्यूचुअल फंड में बहुत रिवर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनके एनएवी वगैरह निकालने के लिए। खैर कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आपको ने एक चैप्टर को 2-3-4 बार अच्छे से सॉल्व किया हुआ है बिना देखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सपोज क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है। ये तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, स्टार्ट कहां से करना है, प्रैक्टिस करने में आपको नोटबुक लिख लेना है। सपोज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, जिसमें इक्वलाइजेशन करके था या ऐसी करके कुछ, उसके अंदर टैक्सेस वगैरह थे।
एक कोई बड़ा क्वेश्चन था, तो उसके अंदर मुझे हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है कि तो वो चीज़ें थोड़ी मुझे दिक्कत लगती थी, वो मैंने नोट कर लिया था। ऐसे हर चैप्टर से 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैं नोट कर लेता था कि भाई इन क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था, स्टार्ट नहीं कर पाता तो शुरू नहीं हो पाता था। बट अगर स्टार्ट कर देता था तो फिर सॉल्व कर ले जाता था, तो वो मैं अपने नोट्स में लिख लिया। तो ये आपको नोट्स अपने खुद से बनाने पड़ेंगे कि भैया इस चैप्टर में हमको इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो आपका फर्स्ट आपका रिवीजन अगर आपका अच्छे से हो गया तो नेक्स्ट के लिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आया। जो चैप्टर नहीं समझ में आया नेक्स्ट में उसी से स्टार्ट कर दीजिए, उसको आप ज़्यादा टाइम दे दीजिए। फिर एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेट आंसर देने का। मैंने क्या किया था, मुझे कुछ क्वेश्चन में मेन एग्जाम में डाउट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, उसके अल्टरनेट आंसर दिया। अब अल्टरनेट आंसर आप कैसे देंगे, सपोज करिए एक क्वेश्चन आया, उसमें कोई चीज ऐड करनी थी, कोई चीज लेस करनी थी, आपने ऐड किया, लेस किया, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही ऐड किया, सही लेस किया, उससे XYZ आंसर आया। फिर आप उसी क्वेश्चन को और करके जिसको ऐड किया उसको लेस कर दीजिए, जिसको लेस किया उसको ऐड कर दिया, तो ABC आंसर आया। तो इन दोनों में से जो आंसर सही होगा ना उस पर इंस्टीट्यूट नंबर देगा, बाकी वाले पे नंबर काट देगा। तो मैंने इस तरीके से, मैं आपको बताऊं, मैंने 3-3, 4-4 आंसर दिए थे, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन के अंदर। वो 8 नंबर का क्वेश्चन था, फिर मैं अल्टरनेट करके दिया, इवेंचुअली एक आंसर उसमें सही बैठ गया तो मार्क्स मिल गए। ये चीज हुआ है मेरे साथ। तो फिर ये चीज आपको AFM में, आपको AFM के सभी पेपर्स में अलाउड होती है। अब ये बात है ट्राइड एंड टेस्ट करने वाली बात है कि भाई कौन ट्राई करे कौन टेस्ट करे, सही हो गए तो ठीक है, ऐसा ना हो कि मार्क्स कट जाए फिर। तो ये भी चीज AFM के लिए प्रॉपर तरीके से आपके लिए वर्क कर जाएगी। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, आपकी स्ट्रेटजी मेरे से सिमिलर हो सकती है या आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। आप मेरी स्ट्रेटजी को बेस स्ट्रेटजी की तरह ले सकते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी हम कैसे कवर करें। तो थ्योरी के लिए देखिए, लास्ट के जो चैप्टर है, जैसे आपका एक 7 नंबर का चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन और लास्ट का चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस, तो इन दोनों को खास ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको थ्योरी मिलेगी, उसमें अलग अलग तरीके की जैसे वो चार्ट और पैटर्न्स वाली थ्योरी है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा भी। देखिए AFM के अंदर हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थ्योरी है, तो थ्योरी में जो भी 10-12 मार्क्स की आती है उसमें बहुत मतलब उस तरीके होता है, थोड़ा सा बेटिंग वाला रहता है कि कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा। बट जैसे सिक्योरिटाइजेशन है, स्टार्टअप है, इनसे एक एक क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए 3-3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर का कवर हो गया, तो आप 6 ये अच्छे से कवर कर लीजिए। और बाकी जो चैप्टर हैं हमारे, जैसे म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इन सब में भी कुछ कुछ हैं। तो फिर तो वही वाली बात होगी, आप कितना भी मेहनत कर लेंगे उस चीज को कोई एंड ही नहीं है। तो मेजॉरिटी आप सिलेबस कवर करिए। थ्योरी के लिए थोड़ा आप हो सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर है रिस्क, पहला दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी, इसको आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी देख सकते हैं, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है ना कि पैराग्राफ वाइज आंसर ज्यादा दिया गया है। तो आप पैराग्राफ सिर्फ आप ऊपर की हेडिंग पढ़िए और जो पहला पैराग्राफ है उसकी पहली दूसरी लाइन लर्न कर लीजिए, फिर उसी से बना बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि आप पूरा लर्न ही नहीं कर पाओगे कभी उस तरीके से। तो मोटा मोटा आपका स्ट्रक्चर AFM के लिए इसी तरीके से रहेगा। और पोर्टफोलियो में खासकर आपको, अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिनको मैं भी ध्यान देता था। सपोज कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में गलतियां कहां पे होती है, राउंड ऑफ में गलती हो जाती है। मेरे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि राउंड ऑफ निकालना था, शायद 10 लाख यूनिट ऐसा करके, मतलब 10 के फिगर्स में ही कोई आंसर आ रहा था, पर कैलकुलेटर पे वो आंसर 9 में आ रहा था। तो फिर मेरे को एकदम से इंट्यूशन हुआ कि उसको 10 में राउंड ऑफ कर दो, तो फिर एकदम से मैंने राउंड ऑफ कर लिया। क्योंकि इससे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, राउंड ऑफ की वजह से लोगों के नंबर कट गए, तो मैं हायर में राउंड ऑफ करता चला गया मल्टीपल। सपोज 9.46 है, मैं उसको 10 कर दिया। 11.4 है, मैंने 11.4 है तो मैंने उसको या तो 11 छोड़ा या और 12 करके इस तरीके से लिख दिया। तो ये चीज म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी कि NAV को किस तरीके से आप राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपको खुद ही आइडिया से पता चल जाएगा, कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है पर इंस्टीट्यूट ने ये लेके रखा है। अब हर चैप्टर के लिए देखिए वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि हर चैप्टर के लिए किस तरीके से राउंड ऑफ करो फिगर्स को। देखिए वो एकदम मेरे हिसाब से उस तरीके के आप कभी राउंड ऑफ कर ही नहीं पाएंगे। हर चैप्टर में अलग तरीके से राउंड ऑफ हो रहा है, तो राउंड ऑफ का आपको 1-2 मार्क्स का वो बफर लेके चलना पड़ेगा कि हम पूरा राउंड ऑफ कभी सही तरीके से कर ही नहीं सकते। तो उस पर लोड मत दीजिए, आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करिए, बाकी इंस्टीट्यूट देख लेगा कि ये राउंड ऑफ है क्या। हम कह रहे हैं 2 नंबर कट भी जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपने 100 का पेपर सही किया, 2 कटने के बाद भी 98 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मैंने आपको म्यूचुअल फंड की ये चीज बता दी, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फॉर्मूला जाना है। और हाँ, खास बात एक चीज ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आपको ज्यादातर मतलब 99% सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन लगाने हैं।
उसमें मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, मॉड्यूल के क्वेश्चन एकदम इनफ क्वेश्चन है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाइए। अगर आप आरटीपी के क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो बिंदास छोड़ भी सकते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉड्यूल के आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन आए हैं बाहर के भी, तो आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा किस तरीके से। आरटीपी वाले मत देखिएगा, पास्ट ईयर वाले देख लीजिएगा। डेरिवेटिव में मोस्ट ऑफ द टाइम मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन देखना है। फॉरेक्स में मॉड्यूल के आते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको मॉड्यूल से देखना है। बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब मर्जर एंड एक्विजिशन में एक टाइप के कई सवाल हैं कि भाई कंबाइंड वैल्यू कितनी है, कंबाइंड ईपीएस कितना है, एमपीएस कितना है। तो इस टाइप के जितने फालतू क्वेश्चन आपको लगे, इसमें का एक मास्टर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जिसमें सब कुछ हो, वो आप मार्क करिए, बाकी हटा दीजिए। फिर इसमें लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दिया है, जैसे एक क्वेश्चन अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ मैनेजर या प्रमोटर के इंसेंटिव वाला क्वेश्चन था, वो हम लोग के एग्जाम में आया था। उसमें कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें घट जाती हैं, या कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हालांकि अल्टरनेट आंसर से मैंने उसको मैनेज कर दिया। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर लेंगे, और मुझे यकीन है अगर आप 2 से 3-4 बार इत्मीनान से रिवीजन करेंगे तो 60 नंबर आपके आ जाएंगे। एमसीक्यू वगैरह में थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी आ जाता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 नंबर में से 20 नंबर भी, 25 नंबर भी आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, उधर 70 में से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपकी एग्जाम्शन आ जाएगी। देखिए 80+ नंबर आया, इट्स अ मैटर, कहीं कहीं मैटर ऑफ लक भी है, ये बात मैं खुद भी मानता हूँ कि अगर मान लीजिए फॉरेक्स में छोड़ के गया, फॉरेक्स आ जाता है एग्जाम में, तो फिर मैं क्या करता, तो मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ वहां पे, तो फिर मेरा पेपर तो फिर उतने नंबर आ ही नहीं पाते मेरे। तो ये चीज है भी कि जब आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे तो फिर किस्मत भी आप ही का साथ देगी। थ्योरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, तो फिर मेरी तरफ से अभी ये वीडियो एकदम एंड होती है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास होकर पूछिए, मैं उसका ट्राई करूंगा कि पूरा प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दूं। और आने वाले समय में आपको और भी इसी तरीके की वीडियोस मिलेंगी, इवन मेरी लाइफ के ऊपर वीडियोस मिलेंगी कि मैं क्या चल रहा हूँ, सीए बनने के बाद आगे की जर्नी कैसी होगी, जॉब करें, प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो पे रेगुलर कंटेंट रहेगा। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ये वीडियो आने वाले सभी अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट रहने वाली है, क्योंकि एफएम का चैप्टर कोई बहुत मेजरली को चेंज नहीं होता है, कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कि चीजें चेंज हो जाएंगी। तो बिंदास दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके थॉट्स हो बताइए, और अल्टरनेट आंसर वाली बात हमेशा याद रखिएगा, और ये हर पेपर में चलती है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।